हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हैं आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल्स जेईई मेंस, एडवांस, नीट और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के डिस्कशन का एक और उद्देश्य है कि जो बच्चे स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके इस एग्ज़ाम के लिए भी कौन कौन से चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके स्कूल में पूछी जा सकती हैं, उनका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हुए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो ग्रेविटेशन के टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि ईजी हैं समझना, और अगर आप इनको ठीक से समझेंगे तो इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन, इसके अंतर्गत जो पहला डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे वो है केपलर्स लॉज का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज ये अपने आप में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब एक्सप्लोर करा जा रहा था हमारे आउटर स्पेस को तो उसमें केपलर ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैनेट्स के ऑर्बिटरी मोशन के बारे में कुछ बातें बताई। केपलर के जो ऑर्बिटरी मोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि किस ऑर्बिट में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, उसका पाथ कैसा होगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके मोशन से जुड़ी हुई होंगी, उन्हीं को हम केपलर्स लॉज के फॉर्म में जानते हैं। तो केपलर के यूजुअली 3 लॉज हैं जिनको हम केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के फॉर्म में देखेंगे। तो और ये जो केपलर्स लॉज हैं ये इंटरप्लैनेटरी मोशन जो हो रहा है उसके बारे में एक बेसिस डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, और यहीं से फिर ग्रेविटेशन की एक जो विचारधारा है वो आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले केपलर्स लॉज में हम देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो अगर हम बात करें केपलर्स फर्स्ट लॉ की, केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर साहब ने बताया कि अगर कोई प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे में उस प्लैनेट का जो पाथ होगा वो होगा इलिप्टिकल। बहुत समय पहले तक लोग ऐसा मानते आए थे कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ में करते हैं, बट केपलर साहब ने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो जब सन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो वो इलिप्टिकल पाथ रहा होगा। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, according to Kepler's first law, the path of any planet around sun is elliptical। कोई भी प्लेनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, where sun will be situated at one of the foci of the ellipse। इस तरीके से। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ का जो पूरा स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द पाथ ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। किसी भी प्लेनेट का सन के अराउंड जो पाथ रहा होगा वो इलिप्टिकल होगा, जहां पर सन इलिप्स के 2 में से किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। तो अब इलिप्स की अगर आप बात करें तो इलिप्स जब हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हम इलिप्टिकल शेप को ड्रॉ करते हैं। अब ये जैसे इलिप्स मैंने बनाया है तो ये जो सेंटर पॉइंट O मैंने दिखाया ये है इलिप्स का सेंटर। अब इलिप्स के केस में ये जो इसका बड़ा वाला एक्सिस है, अगर मैं बड़े वाले एक्सिस को इधर रेड कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये जो AB मैंने दिखाया है दिस इज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, दिस इज मेजर एक्सिस। ये जो बड़ा वाला एक्सिस इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटा वाला एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो इलिप्स में जो बड़ा एक्सिस है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और छोटे वाले एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस पर इलिप्स के 2 फोकस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कह दिया इलिप्स का फर्स्ट फोकस F1 और इसको कह दिया इलिप्स का सेकेंड फोकस F2। सो F1 F2 जो है दीज आर फोकस ऑफ इलिप्स। F1 F2 इलिप्स के 2 फोकस हैं,
और इलिप्स का जो फोकस है, दो फोकस है बेसिकली, तो और फोकस का जो प्लूरल फॉर्म है वो होता है फोकाई। तो इसीलिए केप्लर्स फर्स्ट लॉ में बताया गया कि जब प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो ऐसे में सन जो होगा वो दो में से किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। तो सपोज इस तरीके से मैंने यहाँ पर सन को प्रेजेंट कर दिया F2 वाले फोकस पर, यहाँ पर सन प्रेजेंट है और जो प्लैनेट है वो प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये रहा प्लैनेट और ये प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ये जो पहला लॉ है इसको बोलते हैं केप्लर्स फर्स्ट लॉ, कि प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, सन जो होगा वो दो में से किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। इलिप्स के केस में कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये O से B तक का जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको देखें तो ये मेजर एक्सिस का आधा है, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमने कह दिया सेमी मेजर एक्सिस, इसको हमने कह दिया सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही पॉइंट O से ऊपर की तरफ इस पॉइंट को अगर C कह दिया जाए तो O से C तक का जो डिस्टेंस होगा, O से C तक का डिस्टेंस जो है इसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये इलिप्स की टर्मिनोलॉजी है। स्मॉल a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और स्मॉल b को बोलते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। ये केप्लर्स फर्स्ट लॉ आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरे लॉ पर, केप्लर्स सेकेंड लॉ। केप्लर्स सेकेंड लॉ, केप्लर्स सेकेंड लॉ की अगर आप बात करें तो केप्लर्स सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। तो केप्लर्स सेकेंड लॉ, इसको पहला नाम जो हम जानते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जो इसी का दूसरा नाम है वो लॉ ऑफ एरियाज भी है। तो केप्लर्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स सेकेंड लॉ, according to Kepler's second law, the angular momentum of planet around the sun, the angular momentum of planet around the sun is conserved। या तो आप पहला स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दें कि किसी भी प्लेनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा सन के अबाउट वो कंजर्व रहेगा, या फिर इसका एक दूसरा स्टेटमेंट लॉ ऑफ एरिया के फॉर्म में भी दे सकते हैं, द एरिया कवर्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द एरियल वेलोसिटी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन इज कंजर्व्ड। एरियल वेलोसिटी जो होगी प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन की वो कंजर्व रहेगी, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इस तरीके से दो तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखने का प्रयास किया है केप्लर सेकेंड लॉ का। या तो आप सिंपली ऐसे लिख दें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कंजर्व्ड, ये भी केप्लर सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। या फिर द एरियल वेलोसिटी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली जो रेडियल लाइन है इज कंजर्व्ड, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया एट इक्वल टाइम। सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी।
अब इसको अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? जैसे सबसे पहले तो इलिप्टिकल पाथ को समझ लो। सबसे इस तरीके से अगर आपको इलिप्स दिया गया है, सन को यहाँ पर फोकस पे रख दिया। अब जब कोई प्लैनेट इसके ऊपर रिवॉल्व करेगा, तो सपोज ये ऐसे प्लैनेट है, ये इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। किसी टाइम पर ये यहाँ ए वाले पॉइंट पर है, थोड़ी देर बाद ये प्लैनेट चल के बी वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो अगर सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात करो, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले तो इस तरीके से है, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरीके से, और बाद में ये लाइन पॉइंट बी को यहाँ पर टच करते हुए जाएगी। तो बाद में ये जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है कुछ इस तरीके से हो जाएगी जब प्लैनेट बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये जो लाइन ने एरिया कवर किया है, इधर जैसे आपने ये एरिया निकाला, ये जो शेडेड एरिया है, सपोज ये शेडेड एरिया टी टाइम में ट्रेवल किया है प्लैनेट ने, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर बाद प्लैनेट को आप फिर से चलने दीजिए। सपोज थोड़ी देर बाद ये प्लैनेट जो है पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाले लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगा। और उसके बाद फिर से आप प्लैनेट को टी टाइम ही दीजिए चलने के लिए, तो प्लैनेट सपोज यहाँ से चल के डी पॉइंट तक पहुँच जा रहा है। तो प्लैनेट को हमने टी टाइम ही दिया है चलने के लिए। तो ऐसे में सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एरिया कवर कर रही है, इधर वाले एरिया को कह दिया A1, इधर वाले एरिया को कह दिया A2। सो जो A1 और A2 हैं ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि प्लैनेट को चलने के लिए हमने टी टाइम ही दिया है। जैसे ए वाले केस में जब पार्टिकल हमारा पॉइंट ए पर है, जो प्लैनेट है बेसिकली वो पॉइंट ए पर है, और टी टाइम चलने के लिए आप दे दो, तो अगर टी टाइम चलने के लिए दोगे तो प्लैनेट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो जो एरिया कवर होगा A1 आ गया। और टी टाइम जब ये प्लैनेट पॉइंट सी पर पहुंच जाए, फिर इसको आप टी टाइम दो चलने के लिए, तो फिर से ये पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाएगा, और ऐसे में जो एरिया कवर करेगा वो होगा A2। तो केपलर सेकेंड लॉ के हिसाब से ये जो एरिया होगा A1 और A2 ये दोनों इक्वल होंगे। एरिया इक्वल क्यों है? क्योंकि बराबर टाइम के लिए प्लैनेट को आपने चलने के लिए दिया है, सेम टाइम दिया है प्लैनेट को आपने 2 बार चलने के लिए। तो वैसे में अगर एरियल वेलोसिटी सेम है, मतलब एरिया को कवर करने का रेट सेम है, तो बराबर एरिया कवर होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि dA/dt जो होता है ये कांस्टेंट रहेगा। dA/dt, जैसे एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dA/dt क्या होगा? एरिया को कवर करने का रेट। सो dA/dt जो मिलेगा आपको ये कांस्टेंट मिलेगा। अब इसी में dA/dt अगर एरिया को एंगुलर मोमेंटम के साथ कंजर्व करें तो इसी में केपलर सेकेंड लॉ में ही एक फार्मूला निकल के आता है, dA/dt ये है रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ एरिया, या इसको एरियल वेलोसिटी भी कहते हो आप, एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने का रेट, ds/dt को सिंपल वेलोसिटी बोलते हो, ऐसे एरियल वेलोसिटी को बोलेंगे एरिया को ट्रेवल करने का रेट, dA/dt। तो एरियल वेलोसिटी dA/dt इज इक्वल टू L/2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पर L है एंगुलर मोमेंटम और m है मास ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर ये केपलर सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एरियल वेलोसिटी जो होगा ये dA/dt होगा, और ये इक्वल होगा L/2m के, और ये कांस्टेंट रहेगा। तो L है हमारा एंगुलर मोमेंटम, L है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ये हो जाएगा केपलर सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है थर्ड, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ को स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया कि जब एक प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा, तो जब एक प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो प्लैनेट को सन के अबाउट रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो केपलर्स जो थर्ड लॉ है वो टाइम पीरियड को रिलेट कर रहा होता है। तो केपलर थर्ड लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज proportional to cube of semi-major axis of the ellipse, semi-major axis of the ellipse।
कि अगर आप प्लैनेट को देखें कि अगर ये प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट के लिए जो टाइम लगेगा प्लैनेट को रिवॉल्व करने में, एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगेगा वो है t। तो ऐसे में जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा a क्यूब के। अगर इसका सेमी मेजर एक्सिस हम a कह दें तो ये हो गया a सेमी मेजर एक्सिस, और ये हो गया b जिसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो a है सेमी मेजर एक्सिस एंड b है सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो जो टी स्क्वायर होगा, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, वो सेमी मेजर एक्सिस जो स्मॉल a है इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो सपोज कांस्टेंट लगा दिया k और साथ में आ गया a क्यूब। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। तो ये आपके न्यूटन्स तो टी स्क्वायर आ गया के a क्यूब, और ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। इसके बाद हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों, सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इधर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका कि मास है m2, और ये जो m1 m2 मासेस हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमको r दिया गया है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेंगे। तो m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, और m2 वाला ऑब्जेक्ट m1 को अट्रैक्ट करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन का पेयर यहाँ बनता है कि अगर m1 वाला ऑब्जेक्ट m2 पर F फोर्स लगाएगा तो उतना ही F फोर्स m2 वाला ऑब्जेक्ट F1 पर भी लगाएगा। और ये जो फोर्स F होगा इसके लिए हमको फार्मूला दिया जाता है कि F जो है ये प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के m1 m2 के, और जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से आएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बीच में एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G m1 m2 बाई r²। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फार्मूला मिला है वो है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r²। और यहाँ पर जो कैपिटल G है, कैपिटल G को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अगर आपसे कैपिटल G का डायमेंशन पूछा जाए तो वो भी आप यहाँ से लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल G का वैल्यू। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स का फार्मूला आपने निकाला है Gm1 m2 बाई r², ये फोर्स का फार्मूला बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये m1 m2 मासेस एयर में है कि वैक्यूम में है या किसी और मीडियम में रखे गए हैं, मीडियम का इफेक्ट इस फोर्स के फार्मूले पे नहीं पड़ता, मतलब जो फोर्स लगेगा वो उतना ही लगेगा। दूसरी चीज़, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो पहली चीज़ आप इसमें जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ उनको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि नो इफेक्ट ऑफ मीडियम, नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फार्मूले पर। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लंबी डिस्टेंसेस जब होती हैं ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे प्लैनेट्स के बीच में अगर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो प्लैनेट्स के बीच में यूजुअली जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो ऐसे में ये फोर्स, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं हम। तो लिख लीजिए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये हमारा एक लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला याद रखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनको हम आगे सॉल्व भी करेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब जो आपने फार्मूला देखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वहीं से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि सपोज ये हमारे पास कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास हमने ले लिया कैपिटल M, इस प्लेनेट का मास हमने ले लिया कैपिटल M, और इस कैपिटल M मास से स्मॉल r डिस्टेंस दूर यहाँ पर अगर हमने एक छोटा सा पॉइंट मास रख दिया है स्मॉल m
एक बहुत छोटा सा मास है जो कि हमने रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्मॉल m मास और कैपिटल M मास अगर इस तरीके से रखे हैं, तो कैपिटल M मास क्योंकि हैवी वाली बॉडी है तो दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होता है उसके हिसाब से। लेकिन ऐसे में फोर्स का इफेक्ट महसूस किस पर बॉडी पर ज़्यादा होगा? उस बॉडी पर ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट महसूस होगा जिसका मास कम है। फोर्स अप्लाई तो दोनों पे हो रहा है, लेकिन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन वेलोसिटीज वगैरह आएंगी तो जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये वैल्यूज ज़्यादा होंगी। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ स्मॉल m बॉडी पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ये कैपिटल M मास का बॉडी, तो जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा कैपिटल F, अगर मैं ये लिखूँ तो ये आएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर आपने लगाया और आपको फोर्स अप्लाई जो हो रहा है स्मॉल m मास पर वो मिल गया। अब ऐसे में ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है स्मॉल m मास पर, तो फोर्स अपॉन स्मॉल m अगर मैं लिख दूं तो ये आ गया Gm बाई आर स्क्वायर, और जो फोर्स डिवाइडेड बाई स्मॉल m है इसी को हम रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं स्मॉल g से, और स्मॉल g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल g। फॉर्मूला क्या है स्मॉल g का? कैपिटल Gm बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कैपिटल Gm बाई आर स्क्वायर। कई बार अगर आप बुक्स उठाओगे तो उसमें अगर वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से माइनस Gm बाई आर स्क्वायर, एक माइनस साइन भी यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। माइनस साइन अप्लाई इसलिए कर दिया जाता है बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ऑब्जेक्ट को जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वही अट्रैक्टिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं करता। तो ऐसे में अट्रैक्टिव नेचर को शो करने के लिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको एक देखने को मिलेगा। अगर बुक्स उठाएंगे तो आपको एक नेगेटिव साइन भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स attractive nature of ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्टिव नेचर है वो हमारा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक चीज और, ये जो स्मॉल g आपने लिखा है माइनस Gm बाई आर स्क्वायर, अगर स्मॉल g का यूनिट निकालना चाहिए तो यूनिट देखिए यहाँ पर F बाई m आया है, F है न्यूटन और m मास है kg में। तो अगर आप यूनिट की बात करें तो आएगा न्यूटन पर केजी। इस तरीके से इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। और अगर ग्रेविटेशन फील्ड का डायमेंशन लिखना हो तो ऊपर फोर्स का डायमेंशन, नीचे मास का डायमेंशन। तो यहाँ से अगर डायमेंशन लिखें तो आएगा mlt-2 अपॉन मास का डायमेंशन कैपिटल M, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डायमेंशन आएगा lt-2। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो यहाँ से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया है माइनस Gm बाई आर स्क्वायर। माइनस साइन बताता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की वजह से होने की वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला देखा उसको कुछ समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझिए जैसे कैपिटल M मास का एक ऑब्जेक्ट है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर आपको स्मॉल g लिखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना है, तो ये हमेशा अंदर की तरफ आएगा और इसका जो वैल्यू होगा ये आएगा कैपिटल Gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर g है ग्रेविटेशनल फील्ड, कैपिटल G जो आपका है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ द बॉडी, ये जो हैवी ऑब्जेक्ट है इसका मास, स्मॉल r है इससे डिस्टेंस, जो पॉइंट आपने यहाँ रखा है इस पॉइंट P का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है। यहाँ से आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आप स्मॉल g देख रहे हैं, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं अर्थ के पर्सपेक्टिव में निकालूं, अर्थ के लिए इसी टर्म को बोलने लग जाते हैं हम ग्रेविटी। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिखा है ये टर्म नया नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आपने सीखा ऊपर, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल g को
अगर आप अर्थ के लिए निकालेंगे तो उसको हम बोलने लग जाते हैं ग्रेविटी। तो अगर अर्थ के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, सपोज इस तरीके से हमारा ये अर्थ दिया गया है। अर्थ का मास हमने ले लिया me और रेडियस ले लिया re। सो me इज मास ऑफ अर्थ एंड re इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो me मास है अर्थ का, re रेडियस है अर्थ का। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के सरफेस पे लिखना चाहें, ये है अर्थ का सरफेस, तो अगर अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी आप लिखना चाहें, सो स्मॉल जी का जो वैल्यू आएगा इट विल बी स्मॉल जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल me बाई re का स्क्वायर। अब अगर सरफेस पे लिखोगे तो सेंटर से डिस्टेंस होगा re, सो नीचे सीधे हो गया re का स्क्वायर, ये कैपिटल जी और ये हो गया प्लेनेट का मास। आगे देखिए, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा। अब इसमें हमको देखना है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, और फर्स्ट पार्ट में है वेरिएशन विद हाइट। हाइट के साथ स्मॉल जी का वैल्यू कैसे वेरी करेगा। तो अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं स्मॉल जी का वैल्यू लिखना चाहूं तो इसको मैंने कह दिया g डैश। अगर मैं g डैश का वैल्यू निकालूं h हाइट ऊपर, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा re प्लस h। तो अगर h हाइट ऊपर निकाला जाए स्मॉल जी का वैल्यू तो इसको लिखेंगे g डैश इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल me डिवाइडेड बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता, तो अभी पॉइंट हमारा ऊपर है तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा re प्लस h, तो सीधे सीधे कैपिटल जी me डिवाइडेड बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके g डैश निकालना चाहें तो अगर मैं डिवाइड करूं g डैश बाई g इज इक्वल टू माइनस जी me डिवाइडेड बाई re प्लस h का होल स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे, re स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी me विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी me से जी me कैंसिल आउट, g डैश बाई g ये आएगा हमारे पास re स्क्वायर डिवाइडेड बाई re प्लस h होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम g डैश लिखें तो g डैश विल बी g, ये जो re स्क्वायर है अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा re प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में re का स्क्वायर। इसको मैंने न्यूमरेटर से नीचे पहुंचा दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फार्मूला को बनाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो यहाँ से g डैश आएगा g डैश इज इक्वल टू g 1 अपॉन और इसके नीचे re प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली बनेगा g डैश इज इक्वल टू g अपॉन, इसको ऐसे लिख लीजिए, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन re बाई re तो 1 हो जाएगा और साथ में h बाई re आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो अर्थ के लिए अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा। नीचे डिनोमिनेटर में h बाई re का होल स्क्वायर का आ रखा है ये पूरा टर्म 1 प्लस के साथ। तो इसमें जब डिनोमिनेटर में हाइट का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो g डैश का वैल्यू जो होगा ये कम होगा। अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है। इसका एक सॉफ्ट फॉर्म में मतलब एक हिसाब से कह दें तो थोड़ा सा एक्सेप्शन लेके इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं हम, कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको अगर हम ऊपर पहुंचा दें तो आएगा 1 प्लस h बाई re की होल पावर में -2, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से आएगा 1 माइनस ये जो यहाँ पर -2 है इसको यहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में, तो ये आ जाएगा -2h बाई re। तो इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिखना शुरू कर देते हैं, g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई re। तो हाइट के साथ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है अर्थ के लिए। ये पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना है।
तो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तब तो आप इसको लगाएं, लेकिन अगर कई बार कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा हो जाने की वजह से हमको अप्रॉक्सीमेट आंसर भी निकाल लेना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में है यहाँ पर ये जो हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन लगा कर जो फॉर्मूला निकाला है g डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h बाई आर ई, इसका हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इसको अप्लाई करेंगे, और अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर से काम चल जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड केस, वेरिएशन विद डेप्थ। डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होगा। तो सपोज इस तरीके से हमने अर्थ बना लिया है, अर्थ का रेडियस है आर ई, तो अगर अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी का वैल्यू लिखा जाए तो यह आ जाएगा -gm अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये हमने स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे लिखा है। अब अर्थ के सरफेस से अगर h गहराई नीचे जाया जाए, अर्थ के सरफेस से h गहराई नीचे, तो अर्थ के सरफेस से h गहराई नीचे जाओगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचोगे, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखना है कि जब आप अर्थ के सरफेस से h गहराई नीचे जाएंगे तो ये जो ऊपर मास वाला टर्म है ना, ये मास वाला टर्म भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव मास कम हो जाता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव मास कितना होगा, तो आपका ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, h गहराई नीचे जाएंगे तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये होगा आपका इफेक्टिव मास, ये होगा आपका इफेक्टिव मास। तो अगर अर्थ का टोटल मास me दिया गया है, रेडियस re दिया गया है, तो पहली कोशिश तो हमारी यही है कि हम इस इफेक्टिव मास को निकालें। तो इफेक्टिव मास को कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं। तो अगर हम अर्थ के डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थ का मास हो जाएगा me और अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से मैंने अर्थ का डेंसिटी लिख लिया, यह है डेंसिटी। अर्थ का टोटल मास और रेडियस दिया गया था, तो यहाँ से डेंसिटी हमने निकाल ली है। अब अंदर वाले शेडेड पोर्शन का अगर मैं मास लिखूं तो ये जो शेडेड पोर्शन का मास होगा, डेंसिटी को अगर मैं शेडेड पोर्शन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा। अब शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये है आर ई, और एच डेप्थ आप नीचे आए हैं तो ये जो डिस्टेंस बचा है ये आएगा आर ई माइनस एच। तो अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ शेडेड पोर्शन का तो आएगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच होल क्यूब, और डेंसिटी का वैल्यू पुट कर दीजिए me डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4π/3 आर ई माइनस एच का होल क्यूब। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमको जो मास मिला है इफेक्टिव आया है me आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन में आर ई का क्यूब, ये है हमारा इफेक्टिव मास। इस केस में जब डेप्थ के साथ में आप वेरिएशन देखेंगे तो जो इफेक्टिव मास हमको मिला है वो है me ब्रैकेट में आर ई माइनस एच होल क्यूब अपॉन में आर ई क्यूब। तो ऐसे में अगर हम इसमें h डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वाले पॉइंट पर लिखें तो जिसको कह दिया g डबल डैश, जो आएगा माइनस कैपिटल GM इफेक्टिव, यहाँ पर इफेक्टिव मास लिया जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस है आर ई माइनस एच, ये हो जाएगा आर ई माइनस एच होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो g डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G, मास इफेक्टिव जो है me आर ई माइनस एच होल क्यूब अपॉन में आर ई का क्यूब इंटू ये साथ में आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो आएगा ही। अब नीचे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ऊपर है क्यूब, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो g डबल डैश का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस GME आर ई माइनस एच अपॉन, तो g डबल डैश का वैल्यू यहाँ पर हमें मिला है माइनस GME आर ई माइनस एच अपॉन में आर ई का क्यूब, और यहाँ पर अगर g डबल डैश लिखे तो आएगा माइनस GME अपॉन आर ई का क्यूब है, इसको मैं दो टर्म में स्प्लिट कर लेता हूँ। एक तरफ लिख लिया आर ई स्क्वायर और आर ई माइनस एच के साथ में अपॉन में लिख लिया आर ई, तो अभी भी आर ई क्यूब ही है। और ये जो पूरा टर्म है ये देखिए, ये अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो g डबल डैश मिल जाएगा स्मॉल g आर ई माइनस एच अपॉन में आर ई है तो आर ई दोनों के नीचे आ जाएगा,
ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। सो जी डबल डैश का वैल्यू मिलेगा जी डबल डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच बाई आर ई। तो डेप्थ के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला मिला है वो है डी जी डबल डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच बाई आर ई। अगर आप डेप्थ के साथ भी देखें ना तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे अर्थ के सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ भी डिक्रीज करेगा। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा और अर्थ के सरफेस से नीचे आने पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो दोनों ही केसेस में स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इनका डेरिवेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंस यहाँ पर इस वाले डेरिवेशन की इस वजह से और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर डेप्थ में जब आप जाएंगे तो इफेक्टिव मास कम हो जाएगा और उस इफेक्टिव मास को निकालते कैसे हैं कि आप इसका वॉल्यूम निकाल लो और अर्थ की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इफेक्टिव मास आ जाएगा। इसके बाद है थर्ड पोर्शन, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ की शेप की वजह से स्मॉल जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। तो एक्चुअल में जो हम अर्थ का शेप देखते हैं वो स्फेरिकल नहीं है। एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप ऐसे में अर्थ को समझना चाहें तो अर्थ का मास हमने कह दिया me, यह है मास ऑफ द अर्थ। और अगर दो पॉइंट हम कंसीडर कर लें, ये जो सेंटर वाली लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। और इक्वेटर पे अगर आप देखें, ये जो इक्वेटर पे हमने पॉइंट ले रखा है, इस इक्वेटर वाले पॉइंट पर अगर स्मॉल जी का वैल्यू लिखें इक्वेटर पे तो आएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पे जो पॉइंट है इसके डिस्टेंस को अगर आर ई कह दें तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले में वैल्यू डालें माइनस जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। और अगर यही वैल्यू मैं पोल्स पर निकालना चाहूँ तो इस डिस्टेंस को कह दिया आर पी। पोल्स पर जो स्मॉल जी का वैल्यू होगा ये आएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर पी स्क्वायर। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि जो आर पी है वो छोटा है और आर ई बड़ा है, आर पी कम है, आर ई ज़्यादा है, तो अगर आर पी कम है तो ऐसे में पोल्स पर जो वैल्यू मिलेगा आपको, पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड होगा, पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन इट्स वैल्यू एट इक्वेटर। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम मिलेगा और जैसे जैसे पोल्स पर जाएंगे पोल्स पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव डिस्टेंस ज़्यादा है। इक्वेटर का अगर अर्थ के सेंटर से देखो तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ कम मिलेगा, और पोल्स के लिए देखो तो डिस्टेंस कम है तो ऐसे में स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अर्थ का ज़्यादा इफेक्ट पोल्स पर महसूस होगा और अर्थ का कम इफेक्ट आपको इक्वेटर पर महसूस होगा। तो ये है वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हमने देखा हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और अर्थ के शेप के साथ। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इनके जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उन्हीं के लिए हम केवल एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो वो किस तरीके से दिया गया है उसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी दिया गया है जिसका मास है m1, यहाँ पर एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2, और इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर पॉइंट्स के बीच में, इस डिस्टेंस को हमने कह दिया स्मॉल r। तो ऐसे में इन दोनों बॉडीज के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आएगा इसका वैल्यू होगा माइनस कैपिटल जी m1 m2 बाई आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर m1 m2 दो मासेस एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो इनके लिए जो इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा वो आएगा माइनस जी m1 m2 बाई आर। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसी को आप सीधे सीधे ऐड करते चले जाएंगे, जितने भी पेयर बनेंगे, और आपको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ है वो आपको याद रखना है, माइनस जी m1 m2 बाई आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है। इसके बाद सैटेलाइट मोशन की बात हो रही है, मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का मोशन कैसा होगा। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन है। केपलर साहब ने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स का इंटरप्लेनेटरी मोशन है वो होता है इलिप्टिकल, लेकिन इलिप्टिकल पाथ का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो पाथ रहता है किसी भी प्लेनेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरप्लेनेटरी मोशन में, उसको हम इलिप्टिकल ना लेकर के सर्कुलर मान लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ का एनालिसिस रिलेटिवली ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी तरीके से किया जा सकता है। और अगर आप इलिप्टिकल पाथ का एनालिसिस करेंगे तो उसमें कई बार कैलकुलेशंस हमारी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एक्चुअल में केपलर लॉ के हिसाब से जो ऑर्बिट होती हैं प्लैनेट्स की, ऑब्जेक्ट्स की इंटरप्लेनेटरी मोशन में, वो इलिप्टिकल होती है। लेकिन यहाँ पर जब सैटेलाइट का मोशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमने ऑर्बिट को सर्कुलर अज्यूम कर लिया है, और सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम करके ही हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो सपोज एक प्लैनेट हमको दिया गया है इस तरीके से। इस प्लैनेट के लिए अगर आप देखें तो इसका मास कह दिया है कैपिटल एम, रेडियस इस प्लैनेट का है आर। तो प्लैनेट का मास है कैपिटल एम, रेडियस है आर, और इस प्लैनेट से सपोज स्मॉल एच हाइट ऊपर यहां पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ये है सैटेलाइट। इस तरीके से मैंने सैटेलाइट बना दिया। अब ये सैटेलाइट अगर v0 स्पीड से कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट का जो स्पीड है उसको कह दिया v0, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये जो ऑर्बिट है दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना आवश्यक है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर ये सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे में सेंटर की तरफ एक फोर्स इस पर जरूर लग रहा होगा जो कि होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इस डिस्टेंस को कह दिया r स्मॉल r। प्लेनेट के सेंटर से सैटेलाइट तक की जो डिस्टेंस अगर हमने स्मॉल r कह दिया, सैटेलाइट के मास को स्मॉल m है जो कि हमने स्मॉल m बोला है, और जो प्लेनेट है उसका मास कैपिटल m है। तो फोर्स जो आएगा वो आएगा कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सैटेलाइट पर, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। इतने ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो प्लेनेट है ये सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, और ये जो फोर्स है यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, mv स्क्वायर बाई r। तो अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसको हम इसके इक्वल कर देंगे, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसको हमने v0 कहा है सैटेलाइट की वेलोसिटी, तो v0 स्क्वायर बाई r। अब एक r से एक r कैंसिल आउट, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट। तो यहाँ पर v0 स्क्वायर जो मिला है ये आया है कैपिटल G कैपिटल M बाई स्मॉल r। v0 अगर आप निकालें तो आएगा अंडर रूट कैपिटल जी M बाई स्मॉल r। और ये जो v0 है इस v0 को बोलते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड।
सो ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला मिला है वो आया है अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। ऑर्बिटल स्पीड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो सैटेलाइट है जिस पर्टिकुलर स्पीड से अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोलना शुरू कर देते हैं, और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर। अब अगर इस सैटेलाइट को आप चलने के लिए छोड़ दें तो जब ये पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना चलेगा। तो अगर आप डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में ये सैटेलाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो होगा 2 पाई आर। सर्कुलर ऑर्बिट है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो आएगा 2 पाई आर। और ऑर्बिटल स्पीड आपने देख ही ली, जो ऑर्बिटल स्पीड हमारा आया है v0 उसका वैल्यू आया है अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, ये ऑर्बिटल स्पीड है। तो अगर आप टाइम पीरियड निकालें टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वो टाइम होगा जितने में सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो है 2 पाई स्मॉल आर और स्पीड है v0 का अगर वैल्यू पुट कर दें तो आएगा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। जो स्मॉल अंडर रूट में जो आर आ रखा है इसको अगर ऊपर ले जाएं तो कैपिटल टी के लिए फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा 2 पाई स्मॉल आर अंडर रूट ऑफ आर बाई जी एम। तो कैपिटल टी आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम। ये हमको टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मिल गया, ये है टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल इस पर पूछे गए हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डिस्टेंस आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है और साथ में अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो टाइम पीरियड अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शनल मिलेगा आर की पावर 3/2 के पावर में, यहाँ 3 तो पहले से है और अंडर रूट लगा है इसलिए 1/2 का फैक्टर एक और आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंपटीशंस में बनेंगे। इसके बाद है एनर्जी सैटेलाइट की। अब अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो सैटेलाइट के पास कौन सा एनर्जी होगा, तो ये रहा हमारा प्लैनेट, एक प्लैनेट बना लीजिए, ये प्लैनेट है, मास इसका कैपिटल एम है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर v0 वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा v0 वेलोसिटी जिससे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब ऐसे में सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी लिखिए, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सो 1/2 स्मॉल एम वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड है, फॉर्मूला आया था अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, अगर स्क्वायर करोगे तो सीधे सीधे जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। तो काइनेटिक एनर्जी मिला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये हो गया सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखो सैटेलाइट की U से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। प्लेनेट का मास है कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और U मुझे मिल जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। और अगर आप टोटल एनर्जी लिखोगे तो आएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और ये मिलने वाला है अगर डिनोमिनेटर यहाँ सेम कर दें तो ये आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। तो जो टोटल एनर्जी आया है ये आया है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ये टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टोटल एनर्जी जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में वो इतना होगा। अब इस पर कई बार ग्राफ वगैरह भी बनाते हैं, तो अगर हम ग्राफ इसका देखना चाहें स्मॉल आर के साथ में तो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो वो तो टोटल एनर्जी तो नेगेटिव आई है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के बनाए तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का,
ऐसे ही अगर आप टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाएं और पोटेंशियल एनर्जी का बनाएं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है तो इसका ग्राफ भी नीचे रहता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा टोटल एनर्जी का। तो एनर्जी का डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ में अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जाएगा ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर तो ये नीचे ग्राफ रहता है कुछ इस तरीके से, और टोटल एनर्जी का फैक्टर में अपॉन में 2 आ रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ हैं, ये भी पूछे गए हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो टर्म है ये है बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और अर्थ के पर्सपेक्टिव में थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी रॉकेट्स, लॉन्चर्स जो भी लॉन्च किए जाते हैं अर्थ के सरफेस से, उनको एक मिनिमम वेलोसिटी एक्वायर करना जरूरी है। अगर वो पर्टिकुलर मिनिमम वेलोसिटी उनके पास नहीं हुई तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में अगर हम अर्थ के सरफेस को समझें तो ये है अर्थ का सरफेस, अर्थ के मास को कह दिया ME, रेडियस को कह दिया RE। अब सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे कोई स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, ये हमने स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी की बात करो तो एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है इसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, अभी हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे अर्थ को रेस्ट में मान के चल रहे हैं, वही है ना जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको रेस्ट में मानते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही केस है। काइनेटिक एनर्जी स्मॉल m मास के पास है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालें तो आएगा -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पाया जा रहा है इसका एनर्जी है -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। अब अगर आप चाहते हैं कि इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर फेंक दें, तो अर्थ के सरफेस से बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस एनर्जी के अमाउंट को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का अगर आप डेफिनेशन लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ external energy required, it is the amount of external energy required, it is the amount of external energy required to throw the object out of, it is the amount of external energy required to throw the object out of gravitational field ऑफ अर्थ, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which binds the object with the earth। ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ में बांध के रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो दो तरीके से डेफिनेशन दी गई है कि या तो आप ऐसे कह दें कि कितना एनर्जी ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए कि अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाए तो उसको बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी, या फिर वो एनर्जी जिसके द्वारा अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, उस एनर्जी को बोल देंगे हम बाइंडिंग एनर्जी। तो ये दो तरीके से बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है वो है -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट की देखें तो आया है -G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। अब इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की एनर्जी नेगेटिव है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना है तो अर्थ के सरफेस से ये ऑब्जेक्ट बाहर तभी जा पाएगा जब इसका एनर्जी 0 हो जाएगा। अभी एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अभी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस पर एक्ट कर रहा है और वो इतना है कि उसके करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी लिखी जाए तो -G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r है, ये एनर्जी है।
अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो इसके टोटल एनर्जी को कितना करना पड़ेगा, 0। अब वो 0 कैसे होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ से एनर्जी देंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने v वेलोसिटी दे दिया, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट को एनर्जी दिया है एक्सटर्नल एनर्जी, वो है हाफ mv²। और इसमें जो पहले से एनर्जी थी वो थी -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r एनर्जी इसमें पहले से थी। मैंने जो एनर्जी दे दिया वो है हाफ mv²। तो ये कहाँ चला जाएगा, अभी अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा, टोटल एनर्जी इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हाफ mv² लिखें तो आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, v² आ जाएगा 2gm बाई स्मॉल r। तो v का वैल्यू मिल जाएगा हमें √2gm बाई स्मॉल r, √2gm बाई स्मॉल r। तो जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी सरफेस से बाहर भेजने के लिए, प्लेनेट के सरफेस से बाहर भेजने के लिए, वो होगा √2gm बाई स्मॉल r। और इस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमने निकाली है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब इस पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप वेलोसिटी दे देंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा। और अगर इस एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालें, सपोज आप इस एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी वीई का वैल्यू अगर निकालें तो √2 कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11। अर्थ का मास आप ऊपर पुट कर दें, और जो रेडियस है अर्थ का 6400 किलोमीटर लेते हैं हम लोग, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो अगर अर्थ के रेडियस को देखें तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। अर्थ का जो मास है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक अप्रॉक्सीमेट डेटा उसका आता है, तो उसका हम हैंडबुक से डेटा लिखेंगे। तो जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू सॉल्व करने पे आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया जाए तो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा, और इस वेलोसिटी को बोलेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, √2gm बाई स्मॉल r। और अगर आप इसको रिलेट करें, देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है √2gm बाई स्मॉल r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था, √gm बाई स्मॉल r। तो अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन अगर निकालो तो दोनों को डिवाइड करो, VE बाई V0 इज इक्वल टू VE बाई V0 इज इक्वल टू √2gm बाई स्मॉल r, और अपॉन में आएगा √gm बाई स्मॉल r। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो VE बाई V0 मिल जाएगा √2, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये फार्मूला हमको मिला, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ये हमको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में फार्मूला मिला है। तो इतनी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें और बच रहा है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, वो है जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। तो पहला जो टर्म है वो है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है अर्थ के सरफेस से स्टेशनरी दिखने वाला, अर्थ के सरफेस से स्टेशनरी दिखने वाला। तो इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं। तो है क्या कि अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट हो जो अर्थ के साथ में रिवॉल्व कर रहा हो, तो हमको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है। अब है क्या, अगर ये अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगी, सपोज अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से सैटेलाइट भी घूमने लग जाए, अगर ये सैटेलाइट भी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, तो होगा क्या, अर्थ के सरफेस से देखने पर होगा ये कि सपोज अभी ये पर्सन देख रहा है तो पर्सन को सैटेलाइट यहाँ दिखा, थोड़ी देर बाद अर्थ घूम जाएगी तो पर्सन यहाँ पहुंच जाएगा, और सैटेलाइट भी उतना ही घूम गया तो पर्सन को अभी भी सैटेलाइट उसके सामने दिखेगा। थोड़ी देर बाद फिर से पर्सन यहाँ घूम के पहुंच गया, सैटेलाइट भी यहाँ घूम के पहुंच गया, तो फिर से पर्सन को सैटेलाइट सामने दिखेगा। तो होगा क्या, ऐसे में
ये जो सैटेलाइट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के सामने रहेगा। मतलब अगर आप पर्सन के रिस्पेक्ट में देखें तो पर्सन को सैटेलाइट हमेशा सामने की तरफ दिखाई देगा, वो हमेशा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जितना अर्थ रोटेट कर जा रहा है उतना ही सैटेलाइट भी घूम जा रहा है। तो ऐसे में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इफ एनी सैटेलाइट has the same time period, if any satellite has the same time period, if any satellite has the same time period that of time period of earth about its own axis, then the satellite is known as जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं कि जितना टाइम पीरियड अर्थ का है उतना ही टाइम पीरियड अगर उस सैटेलाइट का भी है तो वो सैटेलाइट हमेशा अर्थ से सामने की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसे सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। और ये जो सैटेलाइट होते हैं इनका प्रयोग हम लोग यूजली टेलीविज़न के जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उनको करने के लिए, रेडियो, टेलीविज़न, इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है तो उसके सैटेलाइट को हमेशा सामने की तरफ रहना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ से चीज़ों जो सिग्नल्स हैं उनको कैप्चर कर पाए। तो उसके लिए भी अगर आपको देखना है तो वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का प्रयोग करा जाता है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से स्टेशनरी दिखाई दे। इसके बाद जो उसमें दूसरा टर्म है वो है पोलर सैटेलाइट। अब ये बेसिकली ऑर्बिट्स पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताया जाना चाहिए। सपोज इस तरीके से हमको अर्थ दिया गया है, ये अर्थ है। अब कई सारे टाइप के हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से अगर इक्वेटर के आसपास कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे में जो ऑर्बिट होगी इसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ये होगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और जो सैटेलाइट होगा उसको बोलोगे इक्वेटोरियल सैटेलाइट। तो इसके लिए आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। दूसरा पोलर सैटेलाइट्स। अब अगर आप पोल्स की बात करो तो अगर कोई सैटेलाइट इस तरीके से चक्कर काट रहा है तो ये जो पाथ है ये पोल्स को कवर कर रहा है, तो ऐसे में इसको बोलेंगे हम पोलर सैटेलाइट। और इस ऑर्बिट को बोलेंगे पोलर ऑर्बिट। तो इस तरीके से तो अगर इक्वेटर को रिवॉल्व कर इक्वेटर के करस्पॉन्डिंग रिवोल्यूशन हो रहा है तो बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। पोल्स के करस्पॉन्डिंग रिवोल्यूशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे पोलर ऑर्बिट। तो ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट के बीच का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम देखेंगे। पूरे बिग ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कलेक्ट करे हैं जिनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपको खुद से भी सॉल्व करके देखने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल हमने मान लिया स्मॉल m, दूसरा पार्टिकल भी स्मॉल m मास का है और ये दोनों पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से आपस में इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। और रेडियस जो दिया गया है सर्कुलर पाथ का ये है r। तो दोनों ही पार्टिकल इस सेंटर पॉइंट O के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे। सपोज कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका वेलोसिटी v दिखा दिया हमने, इसका स्पीड भी इस तरीके से v दिखा दिया। तो दोनों ही पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे एक एक करके। ये जैसे ये पार्टिकल रिवॉल्व करेगा साथ में ये भी रिवॉल्व करेगा, तो दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट ऐसे रिवॉल्व करेंगे। अब अगर ये दोनों पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं, हमसे पूछा है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, इस दोनों पार्टिकल का स्पीड बता दीजिए। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, इस पर कैपिटल F लग गया और इस पर भी कैपिटल F लग गया। तो जो ये कैपिटल F फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला होगा, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पर इस केस में प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है Gm1m2 बाई डिस्टेंस देखिए दोनों पार्टिकल के बीच का कितना है, ये है 2r।
तो सीधे सीधे जी स्मॉल एम साथ में 2r का होल स्क्वायर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 4r²। ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो आप जानते हैं mv² बाई आर। तो पार्टिकल का वेलोसिटी v है, रेडियस r में रिवॉल्व कर रहा है, तो mv² बाई आर ही हो गया। यहाँ से अगर आप r से r को कैंसिल करें, स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल करें, तो v² का वैल्यू आएगा जी एम बाई 4r और v बनेगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाई 4r। अब यहाँ से 1/2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट जी एम बाई आर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ टिक कर सकते हैं इसका हम, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सीधे सीधे आपको इसको में कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना था वो ये था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सर्कुलर पाथ में मोशन करवा रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसको भी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और इसको भी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको कि हम लिख लेंगे mv² बाई आर और यहाँ से v आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे थे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज d। तो मून बना लीजिए, इस तरीके से मून बना दिया, यहाँ पर अर्थ बना लीजिए। तो मून और अर्थ के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया गया है कैपिटल D। ये है कैपिटल D। आगे कह रहे हैं कि द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून। तो मून का मास अगर स्मॉल m कह दें तो अर्थ का मास हो जाएगा 81 टाइम्स स्मॉल m। आगे कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो आप ऐसे समझिए, सपोज यहां इस P पॉइंट पर मैंने मान लिया कि P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसको मान लिया स्मॉल r। तो मून के सेंटर से जो डिस्टेंस मिलेगा यह आएगा कैपिटल D माइनस कैपिटल R, कैपिटल D माइनस स्मॉल r, बिकॉज कैपिटल D तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल r मैंने ये मान लिया, तो ये हो जाएगा कैपिटल D माइनस R। अब अगर आप इसमें चाहते हैं कि पॉइंट P पर नेट फोर्स जीरो हो, तो नेट फोर्स आपको जीरो तब मिलेगा क्योंकि नेट फोर्स का फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू स्मॉल g, जहां पर g क्या है, यह है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप चाहें कि फोर्स जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो तब होगा जब स्मॉल g का वैल्यू जीरो हो जाए। अगर स्मॉल g जीरो हो जाता है इस P पॉइंट पर तो आपको फोर्स भी जीरो मिल जाएगा। अब स्मॉल g जीरो कैसे होगा, देखिए, अगर आप अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखे तो वो अट्रैक्शन होने की वजह से अंदर की तरफ मिलेगा, इसको कह दिया g1। और अगर मून की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखे तो मून की तरफ ये अट्रैक्टिव नेचर का रहा होगा, इसको कह दिया g2। अब अगर ये g1 और g2 इक्वल आ जाएं तो नेट जो g मिलेगा वो जीरो हो जाएगा, और ऐसे में इस पॉइंट P पर जो फोर्स आएगा वो भी जीरो आएगा। तो g1 और g2 लिख लीजिए। तो g1 है अर्थ की वजह से, जो कि आएगा कैपिटल G, अर्थ का मास 81 m अपॉन अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू g2 अगर लिखे तो आएगा कैपिटल G स्मॉल m अपॉन d माइनस r का होल स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला स्मॉल g के लिए यूज़ किया है gm बाई आर स्क्वायर वाला, और माइनस साइन मैंने इस फार्मूले में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसको तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन में दिखा ही दिया है कि अर्थ की वजह से अगर आप देखेंगे तो अर्थ की तरफ रहेगा, और मून की वजह से देखेंगे तो इसका एरो मून की तरफ रहेगा। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो कैपिटल G स्मॉल m दोनों साइड कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा 81 बाई आर स्क्वायर और इधर बचेगा 1 बाई डी माइनस आर होल स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड यहाँ पर हम अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट ले लेंगे तो आएगा 81 बाई आर स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन डी माइनस आर होल स्क्वायर। तो इधर बचेगा 9 बाई आर, इधर आएगा 1 अपॉन डी माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 डी माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, 9d माइनस 9r इज इक्वल टू स्मॉल आर, 9d इज इक्वल टू 10r, स्मॉल r का वैल्यू आएगा 9d बाई 10।
9d/10 डिस्टेंस पर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू 0 आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 9d/10, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है मास ऑफ मून इज दिस मच एंड द रेडियस इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप देखो तो यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर केजी दिया है और न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी होता है। तो बेसिकली आपसे स्मॉल जी पूछा गया है। तो स्मॉल जी अगर आप निकालें तो फॉर्मूला है gm/r²। अच्छा, कई बार आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा होगा और कई बार नेगेटिव साइन नहीं भी लगा होगा। तो ऑप्शन टिक करते समय आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे कि नेगेटिव साइन लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये मत ऐसा कर लेना कि सर ने बताया था कि यार फार्मूले में नेगेटिव होता है तो हमेशा नेगेटिव लगाए जा रहे हो, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो बोल रहे हो ऑप्शन गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में कई बार मैग्नीट्यूड दिया होता है, कई बार माइनस साइन लगा के भी देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपको अपने हिसाब से सोच के आंसर टिक करना पड़ेगा। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10⁻11, मास है 7.34 10⁻22 अपॉन रेडियस जो दिया है ये है 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 6.67 इंटू 7.34 अपॉन 1.74 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 अपॉन में 10⁻12। तो अल्टीमेटली 6.67 इंटू 7.34 अपॉन 1.74 का स्क्वायर, ऊपर 10⁻−1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे जो भी आंसर इनमें से मैच करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम का तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बता दो बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास 1 kg। दो स्टोन है तुम्हारे पास 1 kg मास के यहाँ पर, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। पूछ रहे हैं फोर्स बता दो वैक्यूम में इन दोनों के बीच में कितना लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो वैक्यूम हो कोई मीडियम हो फर्क नहीं पड़ना, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए gm1m2/r²। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10⁻11, m1 m2 1 kg है दोनों का मास, r भी 1 मीटर है, तो आंसर आएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है टू स्फेयर्स ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर। तो यहाँ पर स्मॉल एम बना लिया, यहाँ पर कैपिटल एम बना लिया, एयर में रखे गए हैं और कहा जा रहा है दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैपिटल एफ है। दोनों के बीच में अभी फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल एफ। ठीक है, आगे कहा द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड यहाँ बीच में भर दिया गया दोनों के। कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो ये तो सीधे सीधे पिछले कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी आपको पता है यार मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता है फोर्स पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फोर्स जितना पहले लग रहा था उतना अभी भी लगेगा। सो आंसर विल बी कैपिटल एफ, ऑप्शन ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून। तो अर्थ बना लीजिए, अर्थ के मास को इन्होंने कहा है 81 टाइम्स मास ऑफ मून। तो मून का मास मैंने स्मॉल एम ले लिया, तो अर्थ का मास हो जाएगा 81 टाइम्स स्मॉल एम। सो मून का मास है स्मॉल एम, सो अर्थ का 81 टाइम्स स्मॉल एम। आगे कहा है द रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ मून। अर्थ का जो रेडियस है आर ई और मून का रेडियस है आर, सपोज स्मॉल आर मान लिया मून का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस आएगा 3.5 टाइम्स आर, मून के रेडियस का 3.5 टाइम्स। पूछा है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मून के सरफेस पे निकालिए, इसको कह दिया g1, उसके बाद अर्थ के सरफेस पे निकालिए g2 और दोनों का रेशियो बताइए। तो मून के सरफेस पर आएगा g(m)/r², अर्थ के सरफेस पे g2 मिल जाएगा, g मास हो जाएगा 81 m अपॉन में रेडियस है 3.5 r इसका होल स्क्वायर।
तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून टू दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो g1/g2 ये आ जाएगा gm/r² अपॉन g ब्रैकेट में 81m अपॉन 3.5r का होल स्क्वायर। तो gm से gm कैंसिल आउट, r² से r², यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 81। तो 3.5 आप 7/2 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4 इंटू 81, तो इतना बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 49 अपॉन 324, और इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर बनने जा रहा है, क्योंकि ऊपर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, न्यूमरेटर में मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखना है और डिनोमिनेटर में अर्थ का, तो एक ही ऑप्शन इसके करीब मिलेगा, 0.15 आना चाहिए इस हिसाब से। हाँ 0.15 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे वैल्यू ऑफ ए स्मॉल जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू एट अ हाइट ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये देखिए जरा, कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर पूछा गया है, तो इसमें फार्मूला पहले हम देखेंगे, g' पहले हम अप्रॉक्सीमेट वाला जो मेथड था उसको लगा के देखते हैं, अगर कैलकुलेशन आसान हुई तो डायरेक्टली वहाँ से भी टिक करा जा सकता है। वैसे एक चीज़ देखा जाए कि यहाँ जो ऑप्शंस है ना काफ़ी क्लोज हैं, 960, 982, 984, तो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेशन ना लगा करके हमको एक्चुअल फार्मूला यूज़ करना चाहिए हाइट के साथ वाला। तो हाइट के साथ फार्मूला था g' ब्रैकेट में 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो g' स्मॉल g का वैल्यू 980 अपॉन 1 प्लस कितने किलोमीटर ऊपर, 64 किलोमीटर ऊपर, तो h की जगह 64 और अर्थ का रेडियस 6400 रहता है और इसका स्क्वायर, तो g' मुझे मिल जाएगा 980 अपॉन 1 प्लस 0.01, 64 से इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.01, ये बना और इसका स्क्वायर भी है। तो ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन से पहले कुछ टिक करने का प्रयास करें तो आएगा 980, इस टर्म को ऊपर भेज दीजिए, 1 + 0.01 की पावर में -2 हो जाएगा, और अगर बाइनोमियल थ्योरम लगा दें तो आएगा 980 1 - -2 बीच में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 980 ब्रैकेट में 0.98, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 960.40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आपको मिल रहा है जो कि है ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेथड ही काम कर जाएगा, क्योंकि आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट मेथड से डायरेक्टली हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है the depth d at which value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface is। तो पहले आप ऐसे देखिए कि सपोज ये सरफेस है अर्थ का, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, और अर्थ के सरफेस से अगर आप d गहराई नीचे जाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हमने कह दिया g'। हम फार्मूला हमको याद है g' ब्रैकेट में 1 - h/r, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर ये फार्मूला है। अब यहाँ पर चूंकि कितनी गहराई नीचे गए हैं उसको d से रिप्रेजेंट किया गया है, तो फार्मूले में भी h की जगह हम d पुट कर देंगे, सो 1 - d/r आ गया। सो g" यहाँ से मिल जाएगा, g" = g 1 - d/r। अब इन्होंने देखिए क्या कहा है, कह रहे हैं डेप्थ d एट विच वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस, मतलब g'/g इसका वैल्यू इन्होंने दिया है 1/n, और ये आएगा 1 - d/r। तो यहाँ से अभी r सॉल्व कर लें तो आएगा 1/n - 1 = -d/r, तो आएगा 1 - n/n = -d/r। सो यहाँ से r का वैल्यू हमको मिल जाएगा -nd अपॉन 1 - n, और अगर माइनस साइन को नीचे एडजस्ट करें so r will be n into d upon n - 1।
ये हमको r का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर स्मॉल d देखेंगे तो स्मॉल d आएगा n-1 कैपिटल R अपॉन स्मॉल n, n-1 कैपिटल R अपॉन स्मॉल n, जो कि है ऑप्शन बी में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास m rises to height h is equal to r/5 from the earth's surface where r is earth's radius. If g is acceleration due to gravity at earth's surface, the increase in potential energy is। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करें तो ये अर्थ का सरफेस हमने बना दिया। तो पहले ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को कह दिया u1। बाद में ऑब्जेक्ट r/5 हाइट ऊपर पहुंच जाता है, सो बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसको कह दिया u2। तो अगर आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हो जाएगा u2 माइनस u1। अब u1 u2 का वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। सो u1 कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है r। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिखें तो u2 मिलेगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m। अब ये डिस्टेंस देखिए अर्थ के सेंटर से कितना हो गया है, ये आएगा r/5 प्लस r, दैट मीन्स 6r/5। वैल्यू पुट करें तो 6r/5, ये हमको मिल गया u2, और ये पहले जो दिया गया है ये है u1। तो अगर डेल्टा u निकालें u2 माइनस u1 तो आएगा -5g कैपिटल M स्मॉल m बाई 6r माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r। तो ये बनेगा -5 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 6r प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। और अगर डिनोमिनेटर सेम करें तो ऊपर नीचे 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई 6r। ये हमको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला, लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है वो स्मॉल g के टर्म्स में पूछा है। अब अगर अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g आप लिखना चाहें तो ये आएगा gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से gm का वैल्यू होगा स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आप इधर पुट कर दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनली मिलेगा स्मॉल g आर स्क्वायर साथ में स्मॉल m अपॉन 6r। तो ऐसे में डेल्टा u या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमको मिलेगा वो आ जाएगा g कैपिटल M की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर साथ में स्मॉल m अपॉन 6r। एक r से एक r कैंसिल आउट, डेल्टा u आ जाएगा mgr/6। ये हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा mgr/6, जो कि होगा हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 10,000 kg सेपरेटेड बाय a distance 1 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। एक क्वेश्चन ऐसा हमने कर रखा है ऑलरेडी, 100 kg मास इधर हमने बना दिया, 10,000 kg मास इधर बना दिया, और दोनों के बीच का गैप है 1 मीटर। पूछ रहे हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों मासेस के बीच में कहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, स्मॉलर बॉडी 100 kg के है, तो सपोज इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहाँ पर स्मॉल g 0 होगा, तो ये डिस्टेंस जो बचा ये आ जाएगा 1 माइनस r। तो अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखें तो पॉइंट P पर 100 kg की वजह से इधर अंदर की तरफ आएगा स्मॉल g, इसको कह दिया g1, और 10,000 kg की वजह से इधर अंदर की तरफ आ जाएगा, इसको कह दिया g2। तो अगर g का वैल्यू 0 होना है, g नेट का वैल्यू 0 होना है, तो ऐसे में g1 इज इक्वल टू g2 मिलेगा। अच्छा, g1 g2 की डायरेक्शन ध्यान से देख लीजिए, ये 100 kg है तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो P पॉइंट पर अंदर की तरफ अट्रैक्टिव नेचर में मिलेगा g1। इसी तरीके से 10,000 kg के लिए अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, इस वजह से अंदर की तरफ ये g2 मिल जाएगा। तो g1 g2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो g का जो नेट वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब फार्मूला देखिए स्मॉल g का क्या होता था, gm बाई आर स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करें पहले 100 kg मास के लिए, तो आएगा g मास की जगह 100 अपॉन डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू g2 कैपिटल G इंटू 10,000 kg अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर। अब सॉल्व करें तो कैपिटल G से कैपिटल G, डबल जीरो यहाँ का, ये दोनों कैंसिल आउट, इधर आएगा 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर।
अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, 1/r² का अंडर रूट और इधर 100/1 - r का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट। तो आएगा 1/r = 10/1 - r, और इसको सॉल्व करने पे बनेगा 1 - r = 10r, 1 = 11r, सो r = 1/11। स्मॉल r का जो वैल्यू आया है वो आया है 1/11 मीटर, जो कि हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी विल बी नेसेसरी फॉर मेकिंग अ बॉडी ऑफ 500 kg स्केप फ्रॉम अर्थ। 500 kg की बॉडी को अर्थ के सरफेस से स्केप करना है। तो आप देखिए जरा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये आ जाएगा -g M (r), ये मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसमें स्मॉल g का वैल्यू लिखना चाहें अर्थ के सरफेस पर तो फॉर्मूला होता था g M/r²। यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया गया है, हम केवल मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं, तो g M का वैल्यू आ जाएगा gr², और ये वैल्यू ज़रा इसमें पुट करिए, सो आएगा -gr² M/R। एक r से एक r कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल एनर्जी आया है -mgr। ये पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव साइन के साथ बॉडी के पास। अब इतना ही अगर पॉजिटिव में एनर्जी आप इसको दे दें तो बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो अगर आप एनर्जी रिक्वायर्ड निकालें, एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट बॉडी लीव्स सरफेस ऑफ अर्थ, बॉडी लीव्स सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो एनर्जी चाहिए होगा वो प्लस साइन के साथ इतना ही एनर्जी आप इसको दे दो। जितना एनर्जी नेगेटिव में बॉडी के पास है उतना एनर्जी आप इसको पॉजिटिव में दे दो, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी बॉडी का 0 हो जाएगा और बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चली जाएगी। अब स्मॉल m है 500 kg, स्मॉल g का वैल्यू 9.8 और जो r का वैल्यू है वो है 6.4 10⁶ मीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड, और उतना एनर्जी देने पर बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो इधर 10⁻⁶ है, इधर 500 है, तो ये 5 × 9.8 × 6.4 और साथ में 10⁸ बन गया। तो सॉल्व करेंगे अगर आगे तो यहाँ पर इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी आना चाहिए, अबाउट 3.1 10⁻10 जूल। इतना एनर्जी अगर दे देंगे तो बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, चाहे वो केपलर्स लॉज हों, चाहे जो फोर्स का फॉर्मूला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की बात है, इन सब पे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आज इस ग्रेविटेशन के टॉपिक में डिस्कस करे हैं। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आप अपने कमेंट को नीचे लिख सकते हैं और कमेंट्स को आपको पीरियोडिक रूप से देखा जाता है, तो जो भी आपके सुझाव हैं उनको ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पे मिल सकें, और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं उनको आप टाइम रहते देख पाएँ। तो आज के लिए अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।